हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ प्री मैच्योर बेबीज़ के बारे में, यानी किस तरीके से हमको प्री मैच्योर बेबीज़ का केयर करना है और क्यों प्री मैच्योर बेबीज़ को नॉर्मल बेबी से ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो चलिए विदाउट एनी डिले किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। Subscribe our माँ बेबी comfort channel and also press the bell icon to get the new updates first and welcome to the family. फ्रेंड्स, जो बच्चे 37 वीक से पहले हो जाते हैं वो सभी बेबीज़ को प्री मैच्योर बेबी या प्री टर्म बेबी कहा जाता है और इन बच्चों का जो बर्थ वेट है वो भी काफ़ी कम होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि क्यों प्री मैच्योर बेबीज़ को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, इसे हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि बेबी को 9 मंथ में होना था, लेकिन अगर वही बेबी 7 मंथ में हो गया है, यानी कि 2 महीने पहले होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स उसे मदर के वॉर्म में अभी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई हैं, उसी तरीके से उसका जो इम्यूनिटी अभी और डेवलप होता वो नहीं हो पाया है, बच्चे का जो वेट गेन होना था न्यूट्रिएंट्स मिलने की वजह से वो नहीं हो पाया है, ऑर्गन्स डेवलपमेंट खास करके जो लंग डेवलपमेंट है वो उतना नहीं हो पाया, फिजिकल ग्रोथ बेबी का नहीं हो पाया है। ये सारी चीज़ों की वजह से जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनमें इम्यूनिटी की कमी होती है, इस वजह से उनमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। वो बच्चे अगर 32 वीक से पहले हो गए होते हैं तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, उनका रेस्पिरेटरी प्रोसेस उतना डेवलप नहीं होता है और बेबी का वेट भी काफ़ी कम होता है। अगर बच्चे का वजन 2.5 kg से कम होता है तो उसे लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है, और अगर बच्चे का वजन 1 kg से लेके 1.5 kg तक होता है तो उसे वेरी लो बर्थ वेट भी कहा जाता है, और अगर बेबी का वजन 1 kg से भी कम होता है तो उसे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। सो अगर बच्चे का वजन वेरी लो बर्थ वेट या फिर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट में आता है, यानी 1.8 kg से अगर कम होता है बच्चे का वजन, तो डॉक्टर भी उन्हें डिस्चार्ज नहीं करते हैं, एनआईसीयू में उन्हें रखा जाता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में, क्योंकि 32 वीक से पहले अगर बेबी हुआ है तो वो प्रॉपर तरीके से फीडिंग भी नहीं ले पाता है, सक नहीं कर सकते वो खुद से, उसी तरीके से बच्चों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है और बच्चे का इम्यूनिटी डेवलप नहीं रहता है, तो कई तरीके के इन्फेक्शंस होने के भी उनमें चांसेस होते हैं और कई तरीके की और दिक्कतें भी हो सकती हैं वैसे बच्चों में, जैसे कि हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोथर्मिया, यानी टेम्परेचर उनका बॉडी का मेंटेन नहीं रहता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना, ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होना, या बच्चे में और सीवियर भी दिक्कतें हो सकती है जैसे कि ब्रेन हेमरेज वाले चांसेस होना, सडन झटका आना बेबी को। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स बेबी को जब तक कि बच्चे का सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता एनआईसीयू में रखते हैं और वहाँ पे उसे प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन दिया जाता है वेंटिलेटर के थ्रू, बॉडी का टेम्परेचर उसमें मेंटेन किया जाता है, और बच्चे को फीडिंग देने के लिए, क्योंकि बच्चा अभी फीड नहीं कर पा रहा है ब्रेस्ट मिल्क, तो पाइप के थ्रू उसे मिल्क दिया जाता है। तो इस तरीके से बेबी का जब वेट थोड़ा सा गेन हो जाता है, बेबी नॉर्मल हो जाता है, तो फाइनली फिर पेरेंट्स को बच्चे को दे दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि जब डॉक्टर अब फाइनली बेबी को देंगे आपको, तो आपको किस तरीके से प्री मैच्योर बेबी है अगर आपका तो केयर करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्चार्ज जो भी इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर दे रहे हैं उसे केयरफुली समझना है और आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसी टाइम पे डॉक्टर से क्लियर कर लेना है। सेकेंड थिंग, फॉलो अप का जो टाइम देंगे डॉक्टर उसे भी स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। जो रूटीन चेकअप बच्चे के लिए दिया गया हो वो बेबी की सिचुएशन के हिसाब से ही दिया जाता है, तो उस टाइम पे भी बेबी को वहाँ डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं चेकअप के लिए। थर्ड थिंग है, क्योंकि बेबी प्री मैच्योर हो गया है तो हो सकता है कि घर में वो प्रिपरेशन नहीं हो पाई हो, तो इसीलिए बच्चे को डिस्चार्ज में के बाद घर ले जाने से पहले ये कोशिश करें कि जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं जिस कमरे में बच्चे को रखना है उस कमरे को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लें, क्योंकि बच्चे के लिए अभी क्लीनिनेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग है कि कोशिश यही करें कि अननेसेसरी बेबी के कमरे में किसी और को एंट्री ना दें, सिर्फ पेरेंट्स ही वहाँ जाएं, ताकि जितने कम लोग बच्चे के पास जाएंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के। और जो टॉयज़ होते हैं या घर के जो पेट्स हैं, पालतू जानवर हैं, ये सब को भी कोशिश करें कि बच्चे से दूरी बना के रखें, ताकि अननेसेसरी का डस्ट या कुछ भी चीज़ बच्चे के पास ना हो। नाउ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रेस्ट फीडिंग करना।
डॉक्टर्स मेडिकेशंस जो बच्चे की बॉडी के हिसाब से ज़रूरी है वो तो दे ही रहे हैं उसे, लेकिन जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं उस टाइम पे वो है ब्रेस्ट मिल्क, और उससे बड़ा मेडिसिन अभी बच्चे के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चे में काफ़ी सारी चीज़ों की कमी है, तो सिर्फ माँ का दूध ही है जो उस कमी को पूरी कर सकता है। इसलिए नॉर्मल बेबी के केस में ये कहा जाता है कि 2 घंटे के बाद बच्चे को फीड कराना चाहिए, लेकिन अगर आपका बेबी प्री टर्म है, प्री मैच्योर है, तो आप ये कोशिश करिए कि हर 1-1 घंटे में बच्चे को थोड़ा थोड़ा मिल्क देते रहिए, और जितना ज़्यादा आपका बेबी मिल्क पिएगा उतना ही उसका वेट गेन होने में बच्चे को मदद होगा। और अगर बेबी फीडिंग नहीं ले पा रहा है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले पा रहा है, तो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके भी उसे दे सकते हैं, कटोरी और चम्मच का यूज़ करके। और अगर किसी कारण से ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है तब जाके आप फार्मूला मिल्क को बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे फार्मूला मिल्क देते समय बहुत प्रिकॉशंस रखना है आपको। बॉटल को खास करके क्लीन करना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन बच्चे को ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स, बर्पिंग करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। छोटा बच्चा है, उसे जब भी आप फीड कराएं उसके बाद बर्पिंग करवाना ही है। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग है KMC यानी कंगारू मदर केयर। इसमें जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बच्चे को सीने से लगा के मदर उसे जितना ज़्यादा देर तक रखेगी उतना ही ज़्यादा बच्चे के ग्रोथ में, उसके वेट गेन में, उसे एक इमोशनल बॉन्डिंग मिलने में हेल्प होता है। और अगर मदर भी नहीं कर पा रही है तो घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी जितनी देर तक ये बच्चे के साथ करेंगे तो उतना ही बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइजीन मेंटेन करना। बेबी को जितने बार भी आप पकड़ रहे हैं उससे पहले सैनिटाइजर का यूज़ करना है, उसके बाद ही बेबी को टच करना है। और अगर घर में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो उसे, तो वो बच्चे के पास जाने से अवॉइड करें ताकि बच्चे में वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। और फ्रेंड्स, जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं उनके टेम्परेचर का भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता है। उनमें बहुत जल्दी ठंडी भी लग जाती है उन्हें, और बहुत जल्दी उनकी बॉडी में गर्मी भी हो जाती है। इसीलिए टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है। और आप ये कैसे जानेंगे कि बच्चे की बॉडी में कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो देखने के लिए आप बच्चे के तलवे को टच कर सकते हैं। वो कहीं ज़्यादा ठंडा तो नहीं हो रहा है या बच्चा नीला तो नहीं पड़ रहा। अगर ऐसा कुछ है मतलब बच्चे को ठंडी लग रही है तो तुरंत उसे एक ब्लैंकेट उठाना है। और अगर बच्चे में गर्मी लग रही होगी तो भी आप उसको तलवे को टच करके या उसके चेस्ट को छूकर जान सकते हैं। अगर दोनों जगह हीट हो, गर्म हो, मतलब बच्चे को गर्मी लग रही है। और फ्रेंड्स, जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उन्हें प्रॉपर ढक के रखना है। उनके टेम्परेचर को देखते हुए उनकी मल्टी लेयर में क्लोथिंग करनी है। अगर बच्चा ठंडी में हुआ है तो उसे प्रॉपर कैप, स्वेटर सब लगा कर रखिए। और गर्मी के टाइम पे आपको देखना है कि ब्लैंकेट कहीं ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है, और फेस को बचा के बच्चे को ढकना है, क्योंकि कई बार ओवर वेट होता है ब्लैंकेट का, उसके वजह से भी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। एंड फ्रेंड्स, बेबी की बाथिंग की अगर हम बात करें तो जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से बच्चे का जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं निकल जाता तब तक बच्चों को नहीं नहलाना चाहिए। और क्योंकि बच्चे प्री मैच्योर है तो इसमें तो और केयर की ज़रूरत है, तो सिंपल स्पॉन्ज करना है। उसमें भी आप प्योर कॉटन क्लॉथ को यूज़ कर सकते हैं। पानी को गर्म करके ठंडा करने के बाद बच्चे की बॉडी में स्पॉन्जिंग दे सकते हैं। और स्पॉन्जिंग भी डेली देने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन में भी आप बच्चे को अगर स्पॉन्ज दे रहे हैं तो भी अभी उसके लिए सफिशिएंट होता है। और सिड्स सिंड्रोम यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जैसे चीज़ों को भी अवॉइड करने के लिए बेबी के स्लीपिंग पोजीशन को खास ध्यान रखना है कि उसे हमेशा बैक की पोजीशन पे सुलाना है, टमी और साइड पोजीशन पे नहीं सुलाना है। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि क्या क्या डेंजर साइंस हैं। अगर इनमें से कुछ भी बेबी शो कर रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ है बेबी का ब्लूइश दिखना। अगर बच्चे का बॉडी का कलर ब्लू दिख रहा है। नेक्स्ट थिंग है ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना। अगर बच्चा बहुत तेज़ी से सांस ले रहा है या बहुत धीमे धीमे सांस ले रहा है। और बेबी का एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना, यानी वॉमिटिंग बेबी बार बार कर रहा है या फिर एबनॉर्मल मूवमेंट दिखा रहा है, यानी कि सडन झटका सा कुछ हो रहा है बेबी को। और बेबी जो है फीड भी नहीं ले रहा है और इनकंसोलेबल क्राई किया जा रहा है। तो इसमें से अगर ये कुछ भी होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नाउ फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं प्री मैच्योर बेबी के केयर से रिलेटेड, वो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी। एंड इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।